के प्रेसिडेंट डॉक्टर सलीम कुमार जी, हमारे मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित ऑनलाइन वीडियो डॉक्टर रंजन कुमार जी और टीचर वेट बंद करवा दीजिए, वेट बंद करवा दीजिए। से आए हुए हमारे सम्मानित आचार्य और सभी छात्र छात्राएं, ये गैदरिंग है जिस कारण से सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो इस बात को सुनिश्चित करती है कि अब हमें क्लासरूम टीचिंग और डिग्री के साथ साथ के लिए तो अपने क्लासरूम टीचिंग और जो डिग्री को परसू कर रहे हैं वो रही, पर जो भारत और पूरे विश्व की आवश्यकताएं हैं वो ये भी है कि हम अपने युवाओं को किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, अपने एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज़ को बिजनेस वेंचर में, कमर्शियल वेंचर में कन्वर्ट करते हैं। यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स are reducing educated graduates में भी engineering college, और गवर्नमेंट नौकरियां कितनी हैं? 1% ही नहीं। तो इसलिए सरकार और विश्वविद्यालय हम सभी अब उनको नौकरी के लिए वो क्या करेंगे, बल्कि इस पॉपुलेशन के आधार पर हम कह देते हैं हम भारत बहुत महान है, नहीं बता सकते, बल्कि इस पॉपुलेशन को काम करने के लिए काम लेना है, उनकी योग्यता के अनुरूप कार्य करना है। क्या ग्रेजुएट हम पैदा कर रहे हैं या निकाल रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, वो एम्प्लॉयबल हैं कि नहीं? तो डिग्री प्राप्त करने का मतलब एम्प्लॉयबल नहीं है। एम्प्लॉयबल वो आपके गुण हैं जो आप अपनी डिग्री के द्वारा सीखते हैं और उसके आधार पर उनको नौकरी मिलती है, उसे एम्प्लॉयबिलिटी होती है। बड़ा विचार एक छोटे आइडिया से शुरू होता है और जब उसकी धूल और ढीसा जुड़ जाए तो वह एक सफल स्टार्टअप का रूप ले लेता है। आज का दौर आइडिया का है, जो जितना नवीन उतना सफल, लेकिन हर इनोवेशन को सही दिशा देने के लिए जरूरत होती है तो सही योजना और नैतिक सोच, और इन योजनाओं को कैसे सही दिशा, नैतिकता और कानून की मजबूती दी जाए, आज उन्हीं सभी के बारे में हमारे मुख्य वक्ता आज के इस सत्र में हम सबको एक नई दिशा प्रदान करेंगे। मैं डॉक्टर रंजन कुमार जी, एन academician, researcher and entrepreneur in the field of journalism and mass communication. He is the founder and CEO of JMC Study Hub, India's को आसान बनाने के लिए डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो आप स्टार्ट कैसे करोगे? अगर स्टार्ट की बात है तो आप सोलो प्रोप्राइटरशिप से या सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे एक आदमी ही काफ़ी है, वही सब कुछ है, राइट? सो सोल प्रोप्राइटरशिप इज द बेस्ट टू स्टार्ट योर बिजनेस, ठीक है? और अगर पार्टनरशिप है आपका तो आप पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक आदमी का बिजनेस बेसिकली सोल प्रोप्राइटर होता है, और पार्टनरशिप में 2 या ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो पार्टनरशिप में जा सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही कुछ स्टेप है LLP, दैट फ्लेक्सिबल विद द लिमिटेड लायबिलिटी,
ठीक है, जहाँ अगर आपने रोल डेजिग्नेशन उस पर वर्क कर रहे हैं, सो अगर थोड़ा स्केल आपका मार्केट बड़ा है तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को भी जा सकते हैं, जहाँ पे पूरा फॉर्मल और स्केलेबल स्ट्रक्चर होता है। आपको फंडिंग भी प्रोसेस बहुत ईजी हो जाती है। ओपीसी बेसिकली ये सोलो फाउंडर के लिए लीगल आइडेंटिटी मिलता है। सो दीज आर सम थिंग्स जहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ने की है, आप समझ सकते हैं। नाउ एसेंशियल रजिस्ट्रेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जीएसटी, एमएसएमई, राइट, उद्यम अदालत एंड स्टार्टअप इंडिया, फसाई लाइसेंस अगर आपके फूड बिजनेसेस पे आप वर्क कर रहे हैं तो, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके लेकर भी मैं आपको कुछ कहानी भी सुनाऊंगा, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू लर्न फ्रॉम द स्टोरीज एज वेल। सो एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उस बिजनेस को आप इथिकली साउंड भी करना बहुत जरूरी होता है। आप टाटा को देखना, जमशेदपुर में, ठीक है, कितना इथिकली साउंड है, ईच एंड एवरी थिंग्स आर इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, राइट। सो उस पर भी आएंगे, वी विल डिस्कस ऑन दैट मैटर्स ऑल्सो। सो व्हाट आई मीन टू से कि जब आप एक स्टार्टअप शुरू करते हो तो आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, आप एक ट्रस्ट भी बेच रहे हो, राइट। सो इसलिए ज़रूरी है आपका स्टार्टअप एथिकली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। सो कस्टमर के साथ जैसे ऑनेस्टी मेंटेन करना, ठीक है। आपका प्रोडक्ट अगर कुछ नहीं, किसी ने ऑर्डर किया है, जो सामान ऑर्डर किया वही सामान पहुँचे। अगर कोई टर्म्स कंडीशन है तो उसको क्लियरली मेंशन करो, कोई हिडन चार्जेस ना हो, कोई मिसलीडिंग ऑफर्स ना हो, या कोई इंटीग्रेशन से राइट। सो दीज आर समथिंग विच यू हैव टू वर्क, राइट। सो जीएसटी नंबर कब जरूरत है? अगर आपको लगता है दैट कि आपके प्रोडक्ट्स आप बहुत बाई करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेट करने के लिए, और अगर आप 20 लाख से ऊपर की टर्नओवर है तो यू कैन गो फॉर द जीएसटी, राइट। फॉर द इनिशियल लेवल इट इज नॉट नीडेड, इट इज नॉट मैंडेटरी, बट अगर आपको मोर देन 20 लाख टर्नओवर इट इज देयर, देन यू कैन अप्लाई फॉर द जीएसटी नंबर, राइट। ऐसे आजकल जितने शॉप है सबके जीएसटी नंबर्स हैं, आपका ही फायदा है उसमें, ठीक है। आपके जीएसटी रिटर्न करके आप अपने वो पैसे ले सकते हैं। एमएसएमई उद्यम एक्सेस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सब्सिडीज, आपको डेफिनेटली आधार उद्योग में एमएसएमई इज द बेसिकली आपको स्टार्टिंग करने के लिए आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से आप रजिस्टर करा लें, ठीक है, और वहाँ से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और वहाँ से आपको सब्सिडीज भी मिलेगी, ठीक है, अगर कुछ कंडीशंस को आप फुलफिल करते हैं, एलिजिबिलिटी कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। स्टार्टअप इंडिया, बेनिफिट्स एंड फंडिंग, फसाई लाइसेंस सर ने भी बहुत सारे उस पर वर्क करके उन्होंने बताया, आपको बताया। तो सारी चीज़ें पे वर्क करनी पड़ेगी आपको, कुछ डेटा, सेकेंडरी डेटास को भी पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम क्या क्या है, उस पर वर्क करना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स गो फॉर कुछ स्टार्ट एलिजिबल फॉर 3 year इनकम टैक्स एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 80 IC। सो रनिंग a business without license, that legal trouble, penalties and closure. So what I mean to say कि कुछ लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो हैं उसको फुलफिल करना पड़ेगा। कुछ स्कीम से उसकी बेनिफिट्स लीजिए, राइट। फसाई लाइसेंस, अगर आप फूड पे काम कर रहे हैं तो उस पर फसाई से लाइसेंस लीजिए, अब 500 रुपये में भी स्टार्ट हो जाती है, आपको फसाई लाइसेंस मिल जाता है, राइट। अगर आप कुछ जितने लंबे समय के लिए आप बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा पैसा लगेगा और उससे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। अगर आपके कुछ होटल या कुछ शॉप या ग्रोसरी वगैरह खोल रहे हैं तो उसे आप फसाई लाइसेंस लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक आप जैसे आपका लोगो है, अगर कंपनी की लोगो है तो उसे आप रजिस्टर करा लें, ट्रेडमार्क करा लें, ठीक है, कंपनी का नाम पर ट्रेडमार्क करा लें। ये सारे आगे प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, एक जलेबी की दुकान थी, राइट, और बहुत मशहूर दुकान थी और सभी लोग वहाँ पे खाने आते थे, बहुत भीड़ लगती थी। और वहीं पे उस दुकान पे एक इंसान ऐसा था जो रोज आता था और जलेबी बनाने की प्रोसेस को देखता था, और देखते 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 कई दिन के बाद उन्होंने अपने शहर में जाकर उसी नाम की दुकान खोली और ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सारे जो लीगल होती है वो सब चीज़ें करवाई और उनकी दुकान पे ताला लग गया जो पुराना दुकान था। इसका मतलब ये है
कि आपके काम को, आपकी मेहनत को कोई और भी फ़ायदा उठा सकता है, इससे बचने के लिए आप क्या करें, सारी लीगल और एथिकली चलें जो आपके बिजनेस को और आगे ले जा सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक आदमी बिना लाइसेंस गाड़ी चलाएगा तो क्या होगा, वो पकड़ा जाएगा। वैसे ही बिजनेस अगर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बिना चलेगा तो गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है आपके ऊपर, राइट। सो ये आपको कुछ इम्पॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं इन सब चीज़ों से। ओके, एंड विल डिस्कस बहुत सारी चीज़ें हैं स्लाइड्स में। ना कुछ एथिकल स्टेप्स हैं। एथिकल स्टेप्स का कहने का मतलब है कि व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड ये आपको पता तो है, लेकिन उस पर अप्लाई भी करना है, राइट। सो एज लाइक दैट ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी कहने का मतलब है कि कस्टमर के साथ ईमानदारी सबसे पहले होनी चाहिए और आपको प्रोडक्ट या सर्विस जो भी प्रॉमिस कर रहे हो वो डिलीवर करो, राइट। एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो कि टर्म्स एंड कंडीशन में अगर कुछ लिखा है, कुछ भी हिडन चार्जेस हो या कुछ ऑफर्स आपने लिखा है और वो ऑफर्स आप नहीं दे रहे हो तो ये आपके ट्रस्ट को तोड़ सकते हैं, राइट। तो ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर होनी चाहिए कि कैसे आप कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको ऑफर मिलेगा, राइट। कोई भी एग्जैगरेशन से बचे, किसी भी तरीके का एग्जैगरेशन ना हो। तो अवॉइड ऑल काइंड ऑफ द हिडन चार्जेस एंड द फेक क्लेम्स। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आप कोई एक हेल्थ सप्लीमेंट बेच रहे हो, राइट, तो डू नॉट प्रॉमिस दैट 30 डेज वेट लॉस। ये बिल्कुल 30 दिन में वेट लॉस गारंटी कस्टमर का ट्रस्ट तोड़ सकती है, तो इस तरीके की प्रॉमिसेस से बचें। नेक्स्ट है डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी का मतलब है कि डिजिटल एज में डेटा की वैल्यू यू शुड कंपेयर विद द गोल्ड। डेटा इतनी ज़्यादा वैल्यूबल है आज के डेट में कि डेटा जिसके पास ज़्यादा है वही आज रीच है, वही आज अमीर है। ठीक है, सो डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अ डेज, राइट। आपका कस्टमर का ईमेल, फ़ोन नंबर, पेमेंट इंफॉर्मेशन सब आपकी जिम्मेदारी होती है कि इस डेटा का मिसयूज़ ना हो, किसी भी तरीके का मिसयूज़ ना हो। और ये भी इंश्योर करना होता है कि ये एथिकली बिल्कुल चलना होता है आपको एथिकली, क्योंकि आपको कल को अगर आप मिसयूज़ करते हो इसका, डेटा किसी और को दे दिया, थर्ड पार्टी को दे दिया, ऐसा फेसबुक के साथ भी हुआ था, कई सारे बड़े बड़े कंपनीज के साथ भी हुआ कि हमारे डेटा को दूसरे थर्ड पार्टी के साथ सेल कर दिया। और कई बार आपने भी देखा होगा कि आपको फ़ोन जो है ऐसे नंबर से भी आते हैं जहाँ पे आपका कोई भी लिंक नहीं है, राइट। सो ये इंश्योर करें डेटा प्राइवेसी को लेकर, दैट कस्टमर की जो भी डेटा है दैट को भी सेफ। ना कुछ टिप्स हैं, राइट, कि प्राइवेसी पॉलिसी बनाएं और उसका वेबसाइट पे आप ट्रांसपेरेंसी रखें, डेटा कैसे स्टोर करें, डेटा कैसे यूज़ करें, ये सारी चीज़ पे वर्क करें, राइट। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, ये मैनेजमेंट में आपने पढ़ा भी होगा। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप बिजनेस ग्रो कर रहे हैं तो आपको सोसाइटी को भी कुछ देखना चाहिए, सोसाइटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो छोटी सी शुरुआत क्यों ना हो। आप लोकल लोगों को रोजगार दे रहे हैं या फिर कुछ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पैकेजिंग बना रहे हैं, दैट यू हैव टू ऑल्सो वर्क ऑन इट। सपोर्ट लोकल कॉजेज ऑल्सो, ठीक है, उनकी परेशानियों को समझें और कुछ स्मॉल स्टेप्स लें ताकि आप उनके बेटरमेंट के लिए वर्क कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे एग्जाम्पल्स, डोनेट leftover food via NGOs if into the food business small step matter, right? So these are some things that you have to pay attention कि कहाँ पे हम क्या वर्क कर सकते हैं। Now, fair treatment for of employees, जहाँ आपका बिजनेस तभी स्ट्रॉन्ग है जब आपकी टीम स्ट्रॉन्ग है, राइट। टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग ऑफ द कंपनी। सो एम्प्लॉयज़ को फेयर सैलरी, सेफ इन्वायरमेंट, राइट, और कुछ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देना भी एक बहुत एथिकल ड्यूटी माना जाता है, राइट। लोग ज़्यादातर गूगल और इन्फोसिस को क्यों पसंद करते हैं, यू नो, इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर वैसा कल्चर है, सब मतलब कि सैलरी भी अच्छी है, वर्क इकोसिस्टम भी अच्छा है, कल्चर भी अच्छा है, हर चीज़ें अच्छी है। इसीलिए लोगों की जो ड्रीम कंपनीज होती है वो गूगल और इन्फोसिस जैसी, राइट।
सो रियल स्टोरीज भी हमने मेंशन किया है टाटा का यहाँ पे। तो टाटा ग्रुप का नाम आते ही लोग ट्रस्ट से जुड़ जाते हैं, राइट। उनको कभी अनएथिकल शॉर्टकट पसंद नहीं था, और जमशेदपुर उनका एक एग्जाम्पल है जहाँ उन्होंने सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बनाई बल्कि पूरा सस्टेनेबल सिटी बना दी। जहाँ पर आप जब जाएंगे तो वहाँ पे सब चीज़ टाटा का हॉस्पिटल, स्कूल, हाउसिंग सब कुछ आपको मिलेगा वहाँ पे, राइट। तो ये होता है ट्रू एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप। कि पैसा तो किसी भी बिजनेस से आप बना लेंगे, लेकिन अगर आपका बिजनेस वैल्यूज और लीगली और एथिकली एक साथ लेकर चल रहे हैं तो वो लंबे समय तक टिकेगा और रेस्पेक्ट भी मिलता रहेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द स्टार्ट, राइट। नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कुछ स्लाइड में डिस्कस किया था, सर ने भी बहुत अच्छे से जिक्र किया फंडिंग ऑप्शंस फॉर द स्टार्टअप, कहाँ से आपको अगर फंडिंग की जरूरत है तो उस पर वर्क कर सकते हैं। बेसिकली इनिशियल लेवल पे तो आप अपने सेविंग से स्टार्ट करें, जिसको हम कहते हैं स्ट्रैपिंग, राइट। सो बुक स्ट्रैपिंग क्या होता है, इसका मतलब है कि आप अपने सेविंग्स का यूज़ करो सबसे पहले, वहाँ से बिजनेस स्टार्ट करो। आपके पास फुल कंट्रोल होता है, किसी का इंटरफेरेंस नहीं है बिजनेस में, आप खुद डिसीजन ले सकते हो। रिस्क ज़्यादा होता है पर ऑनरशिप आपको पूरा टोटल ऑनरशिप आप ही करें, राइट। दिस इज व्हाट इट्स अबाउट द बुक स्ट्रैपिंग। Another stage that is the friends and family. Friends and family का मतलब क्या है कि इनिशियल स्टेज में जब आप इन्वेस्टर्स को अप्रोच नहीं कर पा रहे हो तब आप अपने क्लोज नेटवर्क जो भी हो सकते हैं, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, उन सब से आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। और ये सारा टोटली इट इज ट्रस्ट बेस्ड, और इसमें किसी भी तरीके का इंटरेस्ट या इक्विटी नहीं होता। How to plan for a startup and legal and ethical steps. यह सत्र न केवल नए विचारों को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया को समझने का अवसर है, बल्कि यह भी जानने का समय है कि उन विचारों को कैसी दिशा, नैतिकता और कानूनी मजबूती दी जाए। यह कार्यक्रम इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों में नवाचार और उद्यमिता के प्रति जागरूकता बढ़ाना। यह आज हमारे साथ कई ऐसे अतिथि उपस्थित हैं जो अपने अनुभवों से हमें मार्गदर्शन करेंगे। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत हम माँ सरस्वती के वंदन से करते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया माँ माँ सरस्वती हमें ज्ञान, विवेक और रचनात्मकता की ऊर्जा की प्राप्ति हो। कार्यक्रम की कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं माननीय कुलपति महोदय के स्वागत के लिए डॉक्टर रविंद्र कुमार यादव सर से अनुरोध करती हूँ कि कृपया पुष्प गीत से सर का स्वागत करें।
आईआईसी के अध्यक्ष डॉक्टर सजीवन कुमार के स्वागत के लिए मैं श्री विमलेश सर को आमंत्रित करना चाहती हूँ। मैं कार्यक्रम के स्वागत उद्बोधन के लिए श्री विमलेश सर को मंच पर आमंत्रण करना चाहती हूँ। माननीय कुलपति जी से सादर आमंत्रित करती हूँ कि सर अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें और इस सत्र को नई दिशा प्रदान करें। डॉक्टर रंजन कुमारी, मिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आईआईसी के प्रेसिडेंट डॉक्टर सजीवन कुमार जी, हमारे मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित ऑनलाइन जुड़े हुए डॉक्टर रंजन कुमार जी, आप एमटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन ग्वालियर से हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं। सभागार में उपस्थित विभिन्न विभागों से आए हुए हमारे सम्मानित आचार्यगण और सभी छात्र छात्राएं, ये जो गैदरिंग है जिस कारण से हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, वो इस बात को सुनिश्चित करती है कि अब हमें क्लासरूम टीचिंग और डिग्री के साथ साथ हम अपने युवाओं को कैसे मोटिवेट करते हैं, उनको इक्विप करते हैं एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज़ और जर्नी के लिए। उनकी जर्नी अब केवल एकेडमिक जर्नी नहीं है। एकेडमिक जर्नी के लिए तो अपने क्लासरूम टीचिंग्स और जो डिग्री वो परसू कर रहे हैं वो तो है ही, पर अब जो भारत और पूरे विश्व की आवश्यकताएं हैं वो ये भी है कि हम अपने युवाओं को किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं अपने एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज़ को बिजनेस वेंचर में, कमर्शियल वेंचर में कन्वर्ट करने के लिए। और यही हमारे एक विकसित भारत का एक बहुत बड़ा सपना है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि अभी भारत की जो पॉपुलेशन है वो 1 बिलियन है, 146 करोड़ पॉपुलेशन है। और भारत ही एक पूरे विश्व में ऐसा देश है जिसकी वर्किंग एज पॉपुलेशन वर्तमान में करीब 55% के आसपास होगी और आगे आने वाले समय में 2041 तक ये लगभग 65% पॉपुलेशन होगी। इसका मतलब ये है कि ऐसी पॉपुलेशन जो कार्य को कर सकती है, जो माना जाता है 18 वर्ष से लेकर 64-65 वर्ष की आयु तक के हम युवाओं को या लोगों को
वर्किंग एज पॉपुलेशन कहते हैं। और इससे नीचे जो छोटे बच्चे होते हैं या इससे ऊपर जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो काम नहीं कर सकते। ये पीक है 2041 तक 61%। ये विंडो है और इस विंडो को भारत सरकार ने बहुत अच्छी तरह पहचाना, हमारी रिपोर्ट्स में भी है। और ये विंडो जिसको हम वर्किंग पॉपुलेशन को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बोलते हैं। हाई डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ इंडिया is both. It is an opportunity as well as it is a challenge. अपॉर्चुनिटी ये है कि हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमारे ये युवा देश के लिए कार्य करने वाले लोग हैं, इनके पास काम है, ये काम करेंगे। तो हमारी जो 2014 में तो केवल 2 ट्रिलियन इकॉनमी थी, और आज कितनी इकॉनमी है? 3.5 ट्रिलियन इकॉनमी है। 7.2% ग्रोथ रेट है करंट ईयर की। इस इकॉनमी में ये कंट्रीब्यूट करेंगे, ये है अपॉर्चुनिटी। चैलेंज ये है कि इस वर्किंग एज पॉपुलेशन को हमें एम्प्लॉयमेंट देना। इट इज़ अ बिग चैलेंज। और इस चैलेंज को मैं अगर फिगर्स दूं तो अभी 2014 से 2022 तक जिन युवाओं ने के लिए अप्लाई किया उनकी संख्या है 220 मिलियन। मैं पुनः आपको बात इस पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 2014 से लेकर 2022 तक जिन युवाओं ने भारत में सरकारी नौकरी, चाहे वो IAS के लिए आवेदन किया हो या क्लरिकल स्टाफ के लिए किया, ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज, उनकी संख्या 220 मिलियन है। 220 मिलियन का मतलब 22 करोड़। 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन किया और उनमें से जिनको जॉब्स मिली उनकी संख्या है मात्र 7.2 लाख। अगर आप इनका परसेंटेज निकालेंगे 7.2 लाख डिवाइडेड बाई 22 करोड़, ये 1% भी नहीं है, 0.35%। So think of us, we the educational institutions, we the universities, the government, the state governments are producing educated graduates, maybe an engineering college, और गवर्नमेंट नौकरियां कितनी हैं? 1% भी नहीं। तो इसलिए सरकार और विश्वविद्यालय हम सभी अब उनको नौकरी के लिए तो वो क्या करेंगे? वर्किंग एज पॉपुलेशन के आधार पर हम कह देंगे हम भारत बहुत महान है, नहीं कहा जा सकता। वर्किंग एज पॉपुलेशन को काम करने के लिए काम देना होगा, उनकी योग्यता के अनुरूप कार्य देना होगा। क्या जो ग्रेजुएट हम पैदा कर रहे हैं या जो निकाल रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, वो एम्प्लॉयबल हैं कि नहीं? तो डिग्री प्राप्त करने का मतलब एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होती। एम्प्लॉयबल वो आपके गुण हैं जो आप अपनी डिग्री के द्वारा सीखते हैं और उसके आधार पे उनको नौकरी मिलती है, उसे एम्प्लॉयबिलिटी बोलते हैं। तो नॉट ऑल ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयबल। Therefore, National Education Policy 2020 is in place that addresses this problem, learning outcome based education. We ensure that learning outcome is ensured whether a student does his graduation from Delhi University or does his graduation from Bastar University. Both are comparable. Previously, they were not comparable. How? Because we are ensuring by way of implementation of National Education Policy that the learning outcomes are same whether you complete your degree from Bastar University or complete your degree from Delhi University. So it is not actually, it is happening, but the objective, the true objective of National Education Policy is this. So I was talking about the employability. So employability is basically being dealt by the National Education Policy at the first place. The second place, we must realize that the
private jobs that our students are getting, they are working in a very bad situation. Many of them are working for more than 60 hours a week. The 47 hours, 48 hours, 50 hours is fine. But 60 hours a week, they are facing lot of stress and burnouts. That's a big problem. तो इसलिए फिर गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू किए। स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया, जिसमें वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और युवाओं को फंड्स प्रदान करते हैं, उनके फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। हमारे विश्वविद्यालय ने भी SNKV इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप फाउंडेशन की स्थापना की है, और अभी IIC एक्टिविटी के अंदर और इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप एक्टिविटीज़ के अंदर हम फाइनेंशियल असिस्टेंस, उनकी मेंटरशिप, जो अभी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो शुरुआत जिन्होंने अभी की है, उनको सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत ही सीड फंड स्कीम है, इसके द्वारा प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, अगर आपका कोई दिमाग में एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज़ है तो उसको टेस्ट करने के लिए भी फंड आपको दिया जाएगा, दिया जाने का प्राविधान है। प्रोटोटाइप अपने बिजनेस का अगर आपको डेवलप करना है तो वो भी फंडेड है। मार्केट रेडी चीज़ों को तैयार करना है तो वो भी फंडेड है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हमारे विश्वविद्यालय के स्तर पर की जा रही हैं। और IIC भी जो अभी आज की ये एक्टिविटी है, ये इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर आयोजित की गई है कि हम अपने युवाओं में एक लोकल लेवल पर रोबस्ट लोकल इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश करें, जिसके द्वारा हम बच्चों के इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ को नर्चर करें और हम उनको इनोवेट, उनको और ज़्यादा सुविधा प्रदान करें, इनोवेशन के लिए हम उनको सुविधा प्रदान करें। एक बहुत बड़ा उद्देश्य इसका ये भी है। एक सपोर्ट स्टार्टअप्स के लिए एक सपोर्ट इकोसिस्टम को प्रदान करने के लिए भी हमारा विश्वविद्यालय लगातार प्रयास कर रहा है। हम बहुत शीघ्र ही प्री इंक्यूबेशन और इंक्यूबेशन के एक्टिविटीज़ भी इसी विश्वविद्यालय में शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, आप हमारे IIC में और SNKV इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप सेंटर में आ सकते हैं और उस आइडिया को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे बिजनेस वेंचर के लिए, तो आप हमारे एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं। हमारे पैनल पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी हैं, वो भी इस दिशा में काम करेंगे। ये विश्वविद्यालय IRIIA अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड इनोवेशन अचीवमेंट्स के लिए भी लगातार काम कर रही है। तो कैसे बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, कैसे हमारे बच्चे किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए भी हमारे लोग काम कर रहे हैं। और बहुत सारे इनोवेशन एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स में उनके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए हमारी ये पूरी टीम काम कर रही है। बच्चों में कॉग्निटिव एबिलिटीज़, जिसमें ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई कि कैसे किसी प्रॉब्लम को, बिजनेस प्रॉब्लम है या रियल लाइफ प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते हैं और उसको कैसे बिजनेस प्रपोजिशन में, कमर्शियल प्रपोजिशन में चेंज करते हैं। इसकी एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग उनके पास है कि नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग आल्सो इंक्लूड्स द डेटाबेस लर्निंग। आजकल सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पर आधारित है। Recently, we have started learning about Microsoft Power BI, business intelligence tool, that prepares a desktop for the business persons, और वो आपको वहाँ से बहुत सारी चीज़ों की बिजनेस एक्टिविटीज़ मॉनिटर करने में बहुत यूजफुल है। We have also started, or we are in the process of starting the text analysis that deals with the unstructured data, like sentiment analysis. Like a few days ago, I have downloaded the reviews of different products from Amazon website. Now with text analysis, we try to find out what are the opinion of the customers for different electronic products,
what they tell about it. So we use that text analytics tools in Power BI. We used it and demonstrated to our IIC members that it is how the entire reviews and the text available from emails, text available in the Facebooks, and the reviews that the customers write. How would they study this unstructured data for knowing the sentiments of the and the keywords? जैसे आपका एप्पल का बैटरी बहुत अच्छी, अब इसको एनालाइज कैसे करेंगे सर? तो यू विल टेक हेल्प ऑफ द टेक्स्ट एनालिटिक्स. इट इज available in many softwares. We have also teaching our students how to use the Copilot in Word, in Excel, in Power BI also. So we have Power BI enabled, Copilot enabled version of Power BI. वो हमारे स्टूडेंट्स शुरू करना है, कुछ लोगों ने दे दिया और इन्वेस्ट कर दिया, इससे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते. आपको अपनी एक R&D टीम बनानी होगी. अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा था कि जब एक जोमेटो वगैरह का जब अभी मैचेस होते हैं ना, क्रिकेट मैचेस होते हैं, तो क्या उन्होंने उनका पूरा एनालाइज किया कि किस तरीके के कस्टमर्स और क्या वो मांगते हैं, किन चीज़ों पर डिमांड करते हैं. तो नेक्स्ट इस तरीके के मैचेस या उसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी पहले से करके रखी हुई थी. उनकी R&D टीम कैसे किया, इसी ओपिनियन से उन्होंने उनके ऑर्डर्स की पूरी एनालिसिस की. तो पावर BI इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल. तो अगर आपको स्टार्टअप शुरू करना है, बिजनेस शुरू करनी है, तो आपको ये सारे डिजिटल टूल्स भी पता होने चाहिए. तो ये आपके इंक्यूबेशन में और आपके जो एक्सपर्ट्स हैं इनको भी बताएंगे, और हम लोगों को भी जब कभी भी मौका मिलेगा तो ये हम सारी बात ये सब बताएंगे. These are all Microsoft versions. So we are going to purchase one business version of Microsoft 365 with Copilot enabled. We are going to shortly purchase Microsoft Power BI Premium version, where you can use the text analytics and collect your own information, process it, and take appropriate business decisions for your business. So that is what we are planning, and we have experts with us. So very nice. We welcome our expert. He's from MIT University and is a professor. Ranjan ji, so I welcome you to this gathering, and I think you will tell us how our students would take up the initiative to initiate their startup. Thank you. थैंक यू सो मच सर. आपकी कही गई बातों को निसंदेह हम अमल में लाने का प्रयास करेंगे. हर बड़ा विचार एक छोटे आइडिया से शुरू होता है, और जब उसमें जुनून और दिशा जुड़ जाए तो वह एक सफल स्टार्टअप का रूप ले लेता है. आज का दौर आइडिया का है, जो जितना नवीन उतना सफल. लेकिन हर इनोवेशन को सही दिशा देने के लिए जरूरत होती है तो सही योजना और नैतिक सोच की. और इन योजनाओं को कैसे सही दिशा, नैतिकता और कानून की मजबूती दी जाए, आज इन्हीं सभी के बारे में हमारे मुख्य वक्ता आज के इस सत्र में हम सबको एक नई दिशा प्रदान करेंगे. मैं डॉक्टर रंजन कुमार is an academician, researcher and entrepreneur in the field of journalism and mass communication. He is the founder and CEO of JMC Study Hub, India's leading online learning platform for journalism and mass communication aspirants, which has empowered over 10,000 students through study materials and UGC NET preparation resources. Awarded a gold medal for academic excellence, Dr. Kumar is committed to shaping the next generation of media professionals through innovation, research, and meaningful teaching. So I heartily welcome to you, sir, and kindly request please join us. So you are mute. Yeah, thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you to you all. Thank you so much. Yeah, is it audible now? Yes, sir, audible. Okay, fine. So
I'm Dr. Ranjan, Assistant Professor at Amity University, Madhya Pradesh, and it's an honor to be here at Shahid Mahendra Karma Vishwavidyalaya Bastar, and I thank you all for the warm welcome, and I extend my heartfelt gratitude to the University Administrations and Institutions Innovations Council for inviting me to speak on this topic, which is both timely and transformative. It is that the topic is how to plan for the startup and the legal and ethical steps. So should we start here? So I have made a PowerPoint. मैंने PowerPoint एक बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, and that the totally it is infographics PPT, और उस PPT के माध्यम से आप बहुत कुछ समझेंगे और उसमें सारी चीजें मैं आपको each and everything that I will describe in a summarized form. So should I say? Yes, sir. Is the screen visible now, ma'am? Yes, sir. Is visible. Okay. So how to plan for the startups, right? So basically, if you would see the how to plan for the startup and the legal and ethical steps, सो इस सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है और इस सेशन के माध्यम से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ये सामयिक विषय है क्योंकि आज का समय स्टार्टअप का है और हर लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं और इसी पे हम चर्चा करेंगे। सो बेसिकली यूथ स्टार्टअप के ओर बहुत अट्रैक्ट करता है। वो सिर्फ उनके कैरियर के लिए अच्छा नहीं है, बट बेसिकली ये भारत के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान देगा। सो आज हम समझेंगे कि कैसे एक स्टार्टअप की जो जर्नी होती है वो कैसे शुरू होती है और उसके लिए किस प्रकार की कुछ लीगल तैयारियां भी जरूरी है और एक कुछ एथिकल नॉर्म्स का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो ताकि आपका जो बिजनेस है दैट इट डजंट गिव यू ओनली द प्रॉफिट, बल्कि समाज में भी अपना एक विश्वास भी बनाए। So that is very important. So that topic is very important and it is relevant for the today's generations because we are living in the digital era। आज हम लोग सभी डिजिटल एरा में हैं और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से जोड़कर इलेक्ट्रिक से जोड़कर चीजें बनाई जा रही है, डेवलप की जा रही है, लोगों के पास जा रहा है। सो अब यहाँ पे देखेंगे दैट ईच एंड एवरी पॉइंट्स आर मेंशन्ड इट हियर। सो हर किसी के पास एक आइडिया होता है, राइट? वी ऑल हैव आइडिया, क्योंकि हमारा जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो सर ने अभी जिक्र किया था, कॉग्निटिव एबिलिटी को बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, आज हम उसी पे चर्चा भी करेंगे। बिकॉज देयर आर सम फ्यू स्टेप्स जहां पे आप प्लान कर सकते हैं, अपने आइडिया के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, राइट? सो हर किसी के पास एक आइडिया होता है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उस आइडिया को एक सफल बिजनेस में बदला जा सकता है? तो इसके लिए कुछ जरूरी है, कुछ विजन, कुछ प्रिपरेशंस, कुछ स्ट्रैटेजी, राइट? कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए। सो विजन एंड मिशंस आपका क्लियर होना चाहिए कि विजन क्या है, मिशन क्या है, एकदम क्लैरिटी के साथ स्ट्रैटेजी आपको लेकर आनी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी एंड सम प्रिपरेशन पे वर्क करना पड़ेगा, राइट? सो स्पेशली जब हम लीगल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं, तब भी हम उस समय बहुत ही कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है आप बिजनेस आइडिया पे काम कर रहे हैं लेकिन लीगल डायमेंशन को आपने छोड़ दिया है। सो इसको वर्क करना है, इस पे भी वर्क करना है। कैसे करेंगे? दैट we will start in the today's sessions. Each and everything will be covered, right? We will tell you some stories, we will tell you some examples, we will give you some practical steps as well. So first we will learn here that what is startup? स्टार्टअप क्या होता है? क्योंकि कई लोग स्टार्टअप की मायने अलग-अलग तरीके से, अभी रिसेंटली में आपने देखा 4 अप्रैल को पीयूष गोयल हमारे केंद्रीय मंत्री ने तुलना की हमारे भारतीय स्टार्टअप्स को चाइना की स्टार्टअप्स के साथ तुलना करी, राइट? सो स्टार्टअप्स की तुलना तभी हो सकती है जब हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का हो। चाइना से हम कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। चाइना इज डेवलप्ड कंट्री एंड वी आर स्टिल डेवलपिंग कंट्री, ठीक है? हम बहुत कुछ अभी ग्रो कर रहे हैं, सीख रहे हैं।
So basically, now the thing it is to start working on the idea and will understand कि startup है क्या. So देखिए, जब आप एक ऐसे आइडिया के बारे में सोचते हैं कि जो किसी भी समस्या का सॉल्यूशन देता है, राइट, यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन यू हैव टू वर्क ऑन द प्रॉब्लम टू फाइंड और रीच टू द सॉल्यूशन, राइट. किसी भी आइडिया के बारे में आप सोचो जो समस्या का बेसिकली सॉल्यूशन देता हो, और उस आइडिया को आप बिजनेस के रूप में बदलने का प्लान बना सकते हैं, राइट. सो हियर इन दिस इट इज रिटन दैट अ स्टार्टअप इज इक्वल टू न्यू बिजनेस आइडिया. कुछ नया आइडिया हो या कोई पुराना आइडिया हो तो भी चलेगा, बट उसको नए तरीके से आप लोगों के बीच में कैसे रखेंगे, राइट. सो दैट इज व्हाट, कैसे शुरू करेंगे अपने बिजनेस को और उसके बड़े स्केल पे कैसे ले जाएंगे. तो इन्हीं सबको हम डिस्कस करेंगे. दैट सोल्व्स अ प्रॉब्लम्स दैट कैन ग्रो फास्ट, कैन बी इन द एनी फील्ड, टेक, फूड, फैशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, राइट. न्यू आइडिया और बेटर सॉल्यूशंस, इनोवेशंस और इंप्रूवमेंट इज एसेंशियल. कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे मेंशन है कि आप स्टार्टअप किसी भी फील्ड में कर सकते हो, चाहे वो फूड इंडस्ट्री के लिए बेटरमेंट हो या फिर टेक्नोलॉजी में, फैशन में, एजुकेशन में, किसी भी एरियाज में आप स्टार्टअप की आइडियाज लेकर आ सकते हो, उस पर वर्क कर सकते हो, राइट. जरूरी ये है कि आपका आइडिया या तो कुछ नया हो या किसी पुरानी सर्विसेज को या किसी भी प्रोडक्ट को आप नए तरीके से बेहतर बनाना चाहते हो. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसे हम समझें तो बेसिकली स्टार्टअप एक नया बिजनेस होता है जिसमें रिस्क तो होता है, लेकिन साथ ही पोटेंशियल भी होता है कि वो जल्दी ग्रो करे और बड़ा बने, राइट. मैं आपको एक फैक्ट्स बताऊं, यू वुड बी शॉक्ड कि इंडिया अब दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, राइट. एंड हर रोज लगभग लगभग more than 100 plus startups are being registered, and this is the report of the Startup India Report 2022, right, as I mentioned in the PPTs as well, right. So एक स्टोरी है, चलिए एक स्टोरी से समझते हैं कि स्टार्टअप्स का, और एक बेसिक फंडामेंटल पे हम बात करेंगे. एक स्टोरी है, मैंने इसमें जिक्र भी किया है, यू कैन सी हियर. स्टोरी ये है कि एक छोटी सी ग्रोसरी स्टोर वाली है आंटी जी, ठीक है. उन्होंने देखा कि उनकी कॉलोनी के लोग सुबह-सुबह दूध, ब्रेड और कुछ बेसिक सामान के लिए मार्केट तक जाते हैं. बट उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाऊं और हर सुबह लोगों की डिलीवरी दे दूं. तो उन्होंने एक नोटबुक में ऑर्डर्स लिखने शुरू किए और उनका आज मिनी किराना स्टार्टअप लोकल एरिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, राइट? सो ये चीजें आपको, और डेफिनेटली वी नो द फीचर्स ऑफ द यूपीआई पेमेंट एज वेल व्हिच इज इंटीग्रेटेड इन द व्हाट्सएप. हम व्हाट्सएप पे से ही यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं और अब घर से दुकान आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही दूध, ब्रेड और सारी चीजें डिलीवर हो जाएगी, राइट? सो ये बेसिकली एग्जांपल दिखाता है कि स्टार्टअप से बड़े ऑफिस नहीं, जरूरी नहीं कि बड़ा ऑफिस हो या कोई इन्वेस्टर्स हमें मिल जाए तो हम शुरू करें. तो आप बल्कि समस्या को समझिए, उनके सॉल्यूशन देने तक जज्बे से शुरू होती है, और उसकी इजी स्टेप बाय स्टेप उसे कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में काम कर सकते हैं वो भी जानना जरूरी है, ठीक है? सो याद रखिए, स्टार्टअप बनाना सिर्फ दुकान या कंपनी खोलना नहीं है, बल्कि इसको नए तरीके से सोचना होता है, नया सॉल्यूशन कुछ ढूंढना होता है, और कुछ हौसला रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आपने 1 साल काम किया स्टार्टअप्स के ऊपर और आपने बोला कि कोई प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है और टाइम अलग लग रहा है, एफर्ट अलग लग रहा है और आपने छोड़ दिया. ऐसा नहीं करना है. सो हमेशा पेशेंस रखकर और स्टेप बाय स्टेप और स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना है. पहले स्टेप 1 को क्लियर करें, फिर स्टेप 2 पे हम वर्क करें, फिर स्टेप 3 पे वर्क करें. स्टेप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अगला जो हमारा जो स्लाइड है बेसिकली, दैट इज टोटली ऑन द स्टेप्स, हाउ टू प्लान स्टेप बाय स्टेप. मतलब स्टार्टअप बनाना सही है, एक जर्नी है, लेकिन उस जर्नी में माइलस्टोन तक तभी पहुंच सकते हैं जब आप सिस्टमैटिकली समझेंगे कि एक स्टार्टअप प्लान कैसे किया जाता है, राइट? बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल से. और एग्जीक्यूशन का बेसिकली रोड मैप तैयार होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड तैयार होना चाहिए. तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? द फर्स्ट स्टेप इज दैट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. मतलब ये कि सबसे पहला कदम है आपका कि प्रॉब्लम को पहचानो, प्रॉब्लम को समझो. व्हाट द इश्यूज इन द सोसाइटी, और उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे
और उस प्रॉब्लम से कितने लोग परेशान हैं, किस तरीके से लोग परेशान हैं। अगर हैं परेशान तो आपके पास उसका सॉल्यूशन क्या है और कितना वैल्यूएबल है और उसको कितने बिजनेस के रूप में उसे ले जाएंगे। हम क्या करते हैं, कुछ भी कॉपी करना शुरू कर देते हैं आइडियाज को और उस पे वर्क करना शुरू कर देते हैं। We do not identify the real problems, the real issues which are facing by the people, which are facing by the societies, right? We have to look on the problems. और रिसर्च में भी सबसे पहला, अगर आप रिसर्च पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो आप जानते होंगे कि रिसर्च में भी सबसे पहला स्टेप यही होता है कि टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। हमारे यहाँ रिसर्च सिर्फ खाना पूर्ति के लिए की जाती है, राइट? कि स्कोपस में, वेब ऑफ साइंस में पब्लिश कर दिया जाए, but they do not work on that this is the problem of the society and we have to find the solution for the betterment of the society. We write the significance of the society, but उसका एप्लीकेशन रियल स्टोरीज में या रियल वर्ल्ड में नहीं हो पाता। ठीक है, इसीलिए वैसा इनोवेशन का हम इकोसिस्टम हमारे इंडिया में नहीं है। तभी चाइना के अंदर एआई पे काम हो रहा है, डिपसीक पे काम हो रहा है, चैट जीपीटीज पे काम हो रहा है, राइट? एल्गोरिथम पे काम हो रहा है, पूरा टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ का रिसर्च देखिए, that they are just doing ki ha delivery boys, delivery girls, as the Piyush Goyal has also mentioned in their lecture, right? When he was taking a sessions. So that is what that you have to identify the problem. That's the major step which you have to take. आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हो इस चीज को, ठीक है? कि समस्या किस तरीके से गांव के अंदर, शहरों के अंदर, आपके सोसाइटी के अंदर किस तरीके की समस्या होती है। आप समस्याओं का लिस्ट बनाइए और उस समस्याओं में से ये देखिए कि इसको आप स्ट्रक्चर्ड वे में आगे कैसे ले जा सकते हैं और इसको स्केल अप कैसे कर सकते हैं और इसको अपने बिजनेस आइडिया के साथ और कॉग्निटिव पे कितना वर्क कर सकते हैं, राइट? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द स्टेप 2। स्टेप 2 है मार्केट रिसर्च करना। मार्केट रिसर्च करना का मतलब है कि आपके पास आइडिया तो है, राइट? द बेस्ट आइडिया यू हैव, बट उसको ये भी देखना है कि आपका आइडिया मार्केट में कितना चलने लायक है। सो रिसर्च में आपको ये भी देखना होगा कि व्हाट आर द कस्टमर्स, हु आर माय कॉम्पिटिटर्स, आप उनसे किस तरह से बेटर हो, ठीक है? तो लोकल लोगों से आप बात करो, स्मॉल सर्वे फॉर्म बनाओ, गूगल सर्च करो, राइट? थोड़ा सा आप प्राइमरी डेटास पे वर्क करो, सेकेंडरी डेटास पे वर्क करो, राइट? सो तभी जाकर आप एक मार्केट के बीच में आप एक गैप ढूंढ पाएंगे और उस गैप में अपने आप को फिल कर पाएंगे, right? So you have to know the customers, competitors, and you have to use the tools like the survey feedback। आपको से ही एनालिसिस करनी पड़ेगी। बहुत सारे सर ने भी जिक्र किया टूल्स का, जहां से आप टेक्स्ट की एनालिसिस कर सकते हो, राइट? लॉट ऑफ द टूल्स सर हैज शेयर्ड which can be used nowadays for the better analysis of the market, right? So that you have to मेक इट और उसी अप्रोच पे काम करना होगा। नाउ कमिंग टू स्टेप 3, बिजनेस मॉडल बनाना, राइट? मतलब आपने डिसाइड तो कर लिया आइडियाज, ठीक है? आपने उस पे मार्केट रिसर्च भी कर लिया, फीडबैक भी ले लिया। नाउ आप बिजनेस मॉडल कैसे बनाएंगे? आप डिसाइड करो कि पैसा कैसे आएगा, राइट? हमारा रेवेन्यू मॉडल क्या होगा? बिजनेस मॉडल का मतलब है कि आपका कस्टमर कौन है और आप क्या बेच रहे हो, व्हाट यू आर सेलिंग, और आपका पैसा कहां से बनेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स के लिए समझिए, 3 एग्जाम्पल्स हमने मेंशन किए हुए हैं। दैट स्विगी का मॉडल डिलीवरी है, दैट बेसिकली टोटल डिलीवरी मॉडल पे है कि जितना उसका खाना बिकेगा दैट बेसिकली दे विल अर्न। अमेजॉन का मॉडल कमीशन प्लस सेलर बेस्ड है। मीशो जो ई कॉमर्स कंपनी है, दैट उनका भी मॉडल रीसेलर कमीशन बेस्ड है। सो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस आर द 3 स्टेप्स, बट अनदर स्टेप्स आर आल्सो देयर व्हिच वी विल टॉक। स्टेप नंबर 4, दैट इज बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान प्रिपेयर करना मतलब एक प्रॉपर बिजनेस प्लान आपका स्टार्टअप का एक ब्लूप्रिंट होता है, जिसको हम रिसर्च के लैंग्वेज में भी रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है? इट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर रिसर्च। एज लाइक थोड़ा सा और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कि जब आप घर बनाते हो तो आपको नक्शा चाहिए, एक प्लान चाहिए, कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे वॉशरूम होगा, कहाँ पे बेडरूम होगा, राइट? कहाँ पे डाइनिंग हॉल होगा। दैट प्रॉपर प्लान चाहिए। इन द सेम वे आपकी बिजनेस प्लान यही बताती है कि आपकी इसमें कैसे मार्केट को आप
स्केल अप करोगे, जिसमें आपकी समरी, प्रोडक्ट मार्केट, स्वॉट, स्वॉट होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। मतलब आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, कहाँ-कहाँ अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और कहाँ पे आपको थ्रेट मिल सकते हैं। रेवेन्यूज क्या होंगे, स्ट्रैटेजी कैसे होगा। सो इन खासकर जब आपका बिजनेस प्लान बहुत ही अच्छा तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में रेडी है, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन अप्रोच टू द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स आपका पूरा बिजनेस प्लान देखते हैं। अगर आपको फंडिंग चाहिए तो बिजनेस प्लान बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन वे में आपको तैयार रखनी पड़ेगी। दैट इज व्हाट द बिजनेस प्लान। नाउ स्टेप नंबर 5 इज एमवीपी लॉन्च। एमवीपी क्या है? बेसिकली मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का मतलब है कि प्रोडक्ट का सबसे बेसिक वर्जन जो है, जिससे आप अपना आइडिया टेस्ट कर सको, जिससे आप मार्केट के फीडबैक ले सकते हो बिना ज्यादा पैसा खर्च किए, वो है आपका एमवीपी। सो इट इज द वेरी बेसिक वर्जन ऑफ योर आइडियाज। जस्ट कि आपकी एक पायलट स्टडी से आप समझ सकते हैं। रिसर्च में पायलट स्टडी होता है जहां पे 50 लोगों पे आप रिसर्च करते हो, आपको देखते हो कि हाँ, अब हम अगर कुछ इंप्रूवमेंट है क्वेश्चनर में करने के लिए, तो आप क्वेश्चनर में इंप्रूवमेंट करोगे। इन द सेम वे हियर एमबीबी लॉन्च में, दैट बेसिकली आपको कुछ कलेक्शन, एक सैंपल पे आपको रिसर्च करनी है और देखना है कि आपका आइडिया कितना लोगों के बीच में कितना पसंद किया जा रहा है। ठीक है? सो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ऐप बनाना चाहते हो, तो पहले आप गूगल फॉर्म बनाओ, व्हाट्सएप से सर्विस दो। एक फूड स्टार्टअप टेस्ट करने के लिए ना, सिर्फ 10 लोगों को आप सैंपल दो और उनसे खाना खिलवाकर पूछो कि राइट, कि कैसा है, राइट। सो बेसिकली आपको ये पता चलेगा कि आपके आइडिया में लोग कितने इंटरेस्टेड हैं। ठीक है? तभी आप अगले स्टेप्स में आगे फॉरवर्ड हो सकते हो। सो ये स्टेप्स बेसिकली बिजनेस की फाउंडेशन क्रिएट करने में आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। ठीक है? इसमें बहुत क्लैरिटी चाहिए और आपके आगे के सफर के लिए भी बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट होगा, राइट? चलिए, सो नाउ अब ये प्लान हमने स्टेप्स देखा। स्टेप्स को अगर रिवाइज करना है तो यू कैन डू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मार्केट रिसर्च, बिजनेस मॉडल, बिजनेस प्लान एंड एमवीपी लॉन्च। ये 5 स्टेप्स हैं। वैसे तो आप कई सारे स्टेप्स बना सकते हो, बट मेजर 5 स्टेप्स है जिस पे आप वर्क करते हैं, तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप आगे जा सकते हैं। नाउ कमिंग टू इट्स हियर द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। लीगल स्ट्रक्चर आपके बहुत बिजनेस का ना फाउंडेशन होता है। अगर आप लीगल एस्पेक्ट आपका वीक है, तो बिजनेस कभी भी क्रम्बल कर सकता है, कभी भी क्रम्बल हो सकता है। तो इसलिए लीगल स्ट्रक्चर इज योर स्टार्टअप फाउंडेशन एंड वीक लीगल बेस इज द बिजनेस रिस्क, राइट। सो हमेशा ध्यान रखें, लीगल एस्पेक्ट्स को भी जरूर देखें अपने बिजनेस में। और क्या क्या लीगल एस्पेक्ट्स है, वो सारी चीजों पे हम भी चर्चा करेंगे। बट फॉर द मोर लर्निंग आप वेबसाइट पे जाएं और वहां पे देखें सारी चीजें क्या क्या होता है। बस आपको पॉइंट्स में मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। जैसे कुछ बिजनेस स्ट्रक्चर के टाइप होते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ओपीसी है जहां सोलो फाउंडर लिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक है? सो एक इस बिजनेस को आसान बनाने के लिए, इस स्ट्रक्चर्ड को आसान बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो आप स्टार्ट कैसे करोगे? अगर स्टार्ट की बात है तो आप सोलो प्रोप्राइटरशिप से या सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट कर सकते हो, जहां पे एक आदमी ही काफी है, वही सब कुछ है, राइट। सो सोल प्रोप्राइटरशिप इज द बेस्ट टू स्टार्ट योर बिजनेस। ठीक है? और अगर पार्टनरशिप है आपका, तो आप पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक आदमी का बिजनेस बेसिकली सोल प्रोप्राइटर होता है, और पार्टनरशिप में 2 या ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो पार्टनरशिप पे जा सकते हैं। ठीक है? ऐसे ही कुछ स्टेप है एलएलपी, दैट फ्लेक्सिबल विद द लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है? जहां पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी कुछ ऐसी है जहां पे आपको डायरेक्टर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट, अगर आपने रोल डेजिग्नेशन उस पे वर्क कर रहे हैं। सो अगर थोड़ा स्केल आपका मार्केट बड़ा है, तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की ओर भी जा सकते हैं, जहां पे पूरा फॉर्मल और स्केलेबल स्ट्रक्चर होता है। आपको फंडिंग भी बहुत, प्रोसेस बहुत इजी हो जाती है। और ओपीसी बेसिकली ये सोलो फाउंडर के लिए लीगल आइडेंटिटी मिलता है। सो दीज आर सम थिंग्स जहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। ये सारी चीजें पढ़ने की है, आप समझ सकते हैं। नाउ एसेंशियल रजिस्ट्रेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जीएसटी, एमएसएमई, राइट, उद्यम आधार उद्योग,
एंड स्टार्टअप इंडिया, फसाई लाइसेंस अगर आपके फूड बिजनेसेस पे आप वर्क कर रहे हैं तो, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती है। इसके लेकर भी मैं आपको कुछ कहानी भी सुनाऊँगा, राइट? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच यू विल लर्न फ्रॉम द स्टोरीज़ एज़ वेल। सो एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उस बिजनेस को आप एथिकली साउंड भी करना बहुत ज़रूरी होता है। आप टाटा को देखना जमशेदपुर में, ठीक है? कितना एथिकली साउंड है, ईच एंड एवरीथिंग्स आर इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, राइट? सो उस पे भी आएँगे, वी विल डिस्कस ऑन दैट मैटर्स आल्सो। सो व्हाट आई एम मीन टू से कि जब आप एक स्टार्टअप शुरू करते हो, तो आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, आप एक ट्रस्ट भी बेच रहे हो, राइट? सो इसलिए ज़रूरी है आपका स्टार्टअप एथिकली रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है? सो कस्टमर के साथ जैसे ऑनेस्टी मेंटेन करना, ठीक है? आपका प्रोडक्ट अगर कुछ ने किसी ने ऑर्डर किया है, जो सामान ऑर्डर किया वही सामान पहुँचे। अगर कोई टर्म्स कंडीशन है तो उसको क्लियरली मेंशन करो, कोई हिडन चार्जेस ना हो, कोई मिसलीडिंग ऑफर्स ना हो या कोई एग्ज़ैगरेशन से ये सब सारी चीज़ें से बचो, राइट? सो दीज़ आर समथिंग व्हिच यू हैव टू वर्क ऑन, राइट? सो जीएसटी नंबर कब ज़रूरत है? अगर आपको लगता है दैट कि आपके प्रोडक्ट्स आप बहुत बाय करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेट करने के लिए, और अगर आप 20 लाख से ऊपर की टर्नओवर है तो यू कैन गो फॉर द जीएसटी, राइट? राइट, फॉर द इनिशियल लेवल इट इज़ नॉट नीडेड, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बट अगर आपका मोर देन 20 लाख टर्नओवर इट इज़ देयर, देन यू कैन अप्लाई फॉर द जीएसटी नंबर, राइट? ऐसे आजकल जितने शॉप है सबके जीएसटी नंबर्स हैं, आपका ही फ़ायदा है उसमें, ठीक है? आपको जीएसटी रिटर्न भर के आप अपने वो पैसे ले सकते हो। एमएसएमई उद्यम, एक्सेस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सब्सिडीज़, आपको डेफिनिटली आधार उद्योग में एमएसएमई इज़ द बेसिकली आपको स्टार्टिंग करने के लिए आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से आप रजिस्टर करा लें, ठीक है? और वहाँ से आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और वहाँ से आपको सब्सिडीज़ भी मिलेगी, ठीक है? अगर कुछ कंडीशंस को आप फुलफ़िल करते हैं, एलिजिबिलिटी कुछ क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो। स्टार्टअप इंडिया, बेनिफिट्स एंड फंडिंग, फसाई लाइसेंस, सर ने भी बहुत सारे उस पे वर्क करके उन्होंने बताया, आपको बताया। उस सारी चीज़ें पे वर्क करनी पड़ेगी आपको, कुछ डेटा, सेकेंडरी डेटा उसको भी पढ़ना पड़ेगा कि क्या-क्या अ, स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम क्या-क्या है, उस पे वर्क करना पड़ेगा, राइट? सो लेट्स गो फॉर कुछ स्टार एलिजिबल फॉर 3 ईयर इनकम टैक्स exemption अंडर द सेक्शन 80 IAC. So running a business without license, that legal trouble, penalties and closure. So व्हाट आई मीन टू से कि कुछ लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो हैं, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। कुछ स्कीम्स हैं, उसकी बेनिफिट्स लीजिए, राइट? फसाई लाइसेंस, अगर आप फूड पे काम कर रहे हैं, तो उस पे फसाई से लाइसेंस लीजिए। अब ₹500 में भी स्टार्ट हो जाती है, आपको फसाई लाइसेंस मिल जाता है, राइट? अगर आप कुछ जितने लंबे समय के लिए आप बढ़ाएँगे उतना ज़्यादा पैसा लगेगा और उससे आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? अगर आपके कुछ होटल या कुछ शॉप या ग्रोसरी वगैरह खोल रहे हैं, तो उससे आप फसाई लाइसेंस लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक आप जैसे आपका लोगो है, अगर कंपनी की लोगो है तो उसे आप रजिस्टर्ड करा लें, ट्रेडमार्क करा लें, ठीक है? कंपनी का नाम का ट्रेडमार्क करा लें। इस ये सारे आईपी प्रोडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट। एक मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, वेरी इम्पोर्टेंट। एक जलेबी की दुकान थी, राइट? और बहुत मशहूर दुकान थी और सभी लोग वहाँ पे खाने आते थे, बहुत भीड़ लगती थी और वहीं पे उस दुकान पे एक इंसान ऐसा था जो रोज़ आता था और जलेबी बनाने की प्रोसेस को देखता था। और देखते कई दिन के बाद उन्होंने अपने शहर में जाकर उसी नाम की दुकान खोल ली और ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सारे जो लीगल होते हैं वो सब चीज़ें करवा ली और उनकी दुकान पे ताला लग गया जो पुराना दुकान था। इसका मतलब ये है कि आपके काम को, आपकी मेहनत को कोई और भी फ़ायदा उठा सकता है। इससे बचने के लिए आप क्या करें, सारी लीगल और एथिकली चलें, जो आपके बिज़नेस को और आगे ले जा सकता है। ठीक है? तो इन सब चीज़ों पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक आदमी बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाएगा तो क्या होगा? वो पकड़ा जाएगा। वैसे ही बिज़नेस अगर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बिना चलेगा, तो गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है आपके ऊपर, राइट?
सो ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं इन सब चीजों से, ओके, एंड विल डिस्कस बहुत सारी चीजें हैं स्लाइड्स में। नाउ कुछ एथिकल स्टेप्स हैं। एथिकल स्टेप्स का कहने का मतलब है कि व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड ये आपको पता तो है, लेकिन उस पर अप्लाई भी करना है, राइट। सो एज लाइक दैट ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी कहने का मतलब है कि कस्टमर के साथ ईमानदारी सबसे पहले होनी चाहिए, और आपको प्रोडक्ट या सर्विस जो भी प्रॉमिस कर रहे हो आप वो डिलीवर करो आप, राइट। एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो कि टर्म्स एंड कंडीशन में अगर कुछ लिखा है, कुछ भी हिडन चार्जेस हो या कुछ ऑफर्स आपने लिखा है और वो ऑफर्स आप नहीं दे रहे हो, तो ये आपके ट्रस्ट को तोड़ सकता है, राइट। सो ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर होनी चाहिए कि कैसे आप कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको ऑफर मिलेगा, राइट। कोई भी एग्जैगरेशन से बचे, किसी भी तरीके का एग्जैगरेशन ना हो। सो अवॉइड ऑल काइंड ऑफ द हिडन चार्जेस एंड द फेक क्लेम्स, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आप कोई एक हेल्थ सप्लीमेंट बेच रहे हो, राइट, तो डू नॉट प्रॉमिस दैट 30 डेज वेट लॉस। ये बिल्कुल 30 दिन में वेट लॉस गारंटी कस्टमर का ट्रस्ट तोड़ सकती है, तो इस तरीके के प्रॉमिसेस से बचें। नेक्स्ट है डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी का मतलब है कि डिजिटल एज में डेटा की वैल्यू, यू शुड कंपेयर विद द गोल्ड। डेटा इतनी ज्यादा वैल्यूबल है आज के डेट में कि डेटा जिसके पास ज्यादा है वही आज रीच है, वही आज अमीर है, ठीक है। सो डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ ए डेज, राइट। आपका कस्टमर का ईमेल, फोन नंबर, पेमेंट इंफॉर्मेशन सब आपकी जिम्मेदारी होती है कि इस डेटा का मिसयूज ना हो, किसी भी तरीके का मिसयूज ना हो। और ये भी इंश्योर करना होता है कि ये एथिकली बिल्कुल चलना होता है आपको एथिकली, क्योंकि आपको कल को अगर अगर आप मिसयूज करते हो इसका, डेटा किसी और को दे दिया, थर्ड पार्टी को दे दिया, ऐसा फेसबुक के साथ भी हुआ था, कई सारे बड़े बड़े कंपनीज के साथ भी हुआ कि हमारे डेटा को दूसरे थर्ड पार्टी के साथ सेल कर दी गई। और कई बार आपने भी देखा होगा कि आपको फोन जो है ऐसे नंबर से भी आते हैं जहां पे आपका कोई भी लिंक नहीं है, राइट। सो ये इंश्योर करें डेटा प्राइवेसी को लेकर दैट कस्टमर की जो भी डेटा है दैट टू बी सेफ। नाउ कुछ टिप्स है, राइट, कि प्राइवेसी पॉलिसी बनाएं और उसका वेबसाइट पे आप ट्रांसपेरेंसी रखें, डेटा कैसे स्टोर करें, डेटा कैसे यूज करें, ये सारी चीज पे वर्क करें, राइट। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, ये मैनेजमेंट में आपने पढ़ा भी होगा। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप बिजनेस ग्रो कर रहे हैं तो आपको सोसाइटी को भी कुछ देखना चाहिए, सोसाइटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो छोटी सी शुरुआत क्यों ना हो। आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं या फिर कुछ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पैकेजिंग बना रहे हैं, दैट यू हैव टू आल्सो वर्क ऑन इट। और सपोर्ट लोकल कॉजेज ऑल्सो, ठीक है, उनकी परेशानियों को समझें और कुछ स्मॉल स्टेप्स लें ताकि आप उनके बेटरमेंट के लिए वर्क कर पाएं, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल्स, डोनेट leftover food via NGOs if in the food business a small step matter, right? So these are some things that you have to pay attention कि कहाँ कहाँ पे हम क्या वर्क कर सकते हैं। Now, fair treatment for of employees, जहाँ आपका बिजनेस तभी स्ट्रांग है जब आपकी टीम स्ट्रांग है, राइट। टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग ऑफ द कंपनी। सो एम्प्लॉयज को फेयर सैलरी, सेफ इन्वायरमेंट, राइट, और कुछ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देना भी एक बहुत एथिकल ड्यूटी माना जाता है, राइट। लोग ज्यादातर गूगल और इन्फोसिस को क्यों पसंद करते हैं, यू नो, इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर वैसा कल्चर है, सब मतलब कि सैलरी भी अच्छी है, वर्क इकोसिस्टम भी अच्छा है, कल्चर भी अच्छा है, हर चीजें अच्छी है, इसीलिए लोगों की जो ड्रीम कंपनीज होती है वो गूगल और इन्फोसिस जैसे होती है, राइट। सो रियल स्टोरीज भी हमने मेंशन किया है टाटा का यहाँ पे। सो टाटा ग्रुप का नाम आते ही लोग ट्रस्ट से जुड़ जाते हैं, राइट। उनको कभी अनएथिकल शॉर्टकट पसंद नहीं था, और जमशेदपुर उनका एक एग्जाम्पल है जहां उन्होंने सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बनाई बल्कि एक पूरा सस्टेनेबल सिटी